डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकेंड लेक्चर में हमने जैसा कि बताया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट बताया था, मैकेनिक्स का जो है टाइप बताए थे कि किस तरह से ये सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। फिर हमने इसमें जो है आप देख सकते हैं कि स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और ये सारे जो है डेफिनेशंस भी, हर एक टर्मिनोलॉजी के डेफिनेशन हमने लिख करके बताए थे। ये लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें कि हमने थोड़ा सा सिलेबस भी बताया था। और सिलेबस में हम बताए थे कि हम लोग बहुत डिटेल में फोर्स और फोर्स ही तो है मैकेनिक्स में, और है क्या, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो क्या है, आपका फोर्स। हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर उसमें हमने बताया था कि फ्रिक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, एसएफटी, बीएमटी, ट्रस, वर्चुअल वर्क, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आज ये जो पहला टॉपिक ही है हमारा, वो है क्या, फोर्स। तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्या, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है ये सबसे पहले समझिए कि फोर्स क्या है। तो फोर्स इज बेसिकली क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। बेसिकली फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या है आपका, दैट इज दी एन एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कम से कम 10 बार बोल दिया। अब इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो बेसिकली हम यदि लिखें तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान रखिएगा, अभी तो रिजोल्यूशन कंपोजिशन की बात करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड जो है लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे, यहाँ नहीं बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर क्या है आपका, 2 है, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, दैट चेंजेस the position of an ऑब्जेक्ट। और यदि चेंज नहीं कर सकता है, मान लीजिए कोई हेवी बॉडी है और इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, ठीक ना, तो हो सकता है इसका पोजीशन चेंज ना हो, इस ऑब्जेक्ट को मोशन ना दे पाए, बट इट विल ट्राई टू चेंज द पोजीशन। इट विल ट्राई टू चेंज द पोजीशन, ध्यान रखिएगा। या तो ये चेंज कर देगा और इट विल ट्राई टू चेंज द पोजीशन। अब ध्यान रखिए कि फोर्स जो है दो नेचर का हो सकता है। कोई बॉडी है, ठीक है ना, इसको आप पुश भी कर सकते हैं, या इधर आप पुल भी कर सकते हैं। अरे बात समझ में। उसी तरह से जब आप इधर से दरवाजा जो है आप धक्का भी दे सकते हैं, खींच भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। उसके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इधर से भी फोर्स लगा सकते हैं, इधर से भी। तो ये हो जाता है टेंसाइल नेचर का। कौन सा नेचर, टेंसाइल। या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इधर से भी आप पुश कैटेगरी का करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यदि हम बात करें यूनिट्स की, ठीक ना, यूनिट्स की, तो जैसा कि हम बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास होगा, और इसके ऊपर आप जब कोई एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। अब जब चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब उठ कर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मास जब डिस्प्लेसमेंट होगा, मास का और वेलोसिटी के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका मास इंटू वेलोसिटी। और मास इंटू वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, सॉरी फोर्स, दैट मीन्स कि m इंटू डी वी अपन डी टी, और m इंटू डी वी बाई डी टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और यही होता है फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये टर्म बिल्कुल याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना, ये टर्म आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है अपने आप में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट की जरी थोड़ा सा बात कर लें, तो मास की जो है यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और एक और सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कौन सा यूनिट हुआ, एसआई यूनिट्स, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट है। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन। अब इसी को जो है सीजीएस यूनिट में भी आप लिख सकते हैं, ये एसआई यूनिट्स हुआ, सीजीएस यूनिट में लिखेंगे, ठीक है क्या, सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में इसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम फोर्स, केजीएफ, ठीक है ना, सॉरी केजीएफ क्या हो गया आपका, एमकेएस यूनिट हो गया, और सीजीएस यूनिट में क्या होता है आपका, डाइन इसको बोलते हैं, डाइन, जैसे यहाँ न्यूटन बोले ना वैसे यहाँ डाइन हो गया, दैट मीन्स कि 1 न्यूटन, ये ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो है आपका केजीएफ की यदि बात करते हैं, 1 केजीएफ, किलोग्राम फोर्स इसको बोलते हैं, और ये होता है 9.8 न्यूटन। तो ये दोनों ही टर्म आपको याद रखने हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन, और 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू होता है क्या, 9.8 न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ तक फोर्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे हम लोग क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम अगेन हम लोग ये लेक्चर नंबर 5 में लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, लेक्चर नंबर 5 में लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले ये सिस्टम ऑफ फोर्स की बात करेंगे, उसके पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ फोर्स की। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इट में चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, पहला अभी तो हम बताए थे ना, चेंज द पोजीशन, तो पोजीशन या मोशन जो भी आप लिख लें, ठीक है ना। इट कैन एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब कि इसके मोशन को तेज भी कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है, एक्सेलरेट और स्टॉप, या रिटार्ड भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक ना। उसके बाद इट में गिव इंटरनल स्ट्रेसेस, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इट में गिव इंटरनल stresses in the body, it may give internal stresses in the body, ठीक ना। अब बात आ जाती है इफेक्ट ऑफ फोर्स के बाद कि फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप बचपन में पढ़े होंगे कि फोर्स क्या होता है, अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलिएगा सर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी में दैट मीन्स कि देयर विल बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस क्या, डायरेक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हैं, भले ही 10 न्यूटन का है, और एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, ये भी 10 न्यूटन का, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो डायरेक्शन जब अलग अलग होगा तो इसके ऊपर इफेक्ट भी क्या होगा,
अलग अलग आएगा, सेम इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक ना। फिर एक तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो गया। दूसरा नेचर ऑफ फोर्स, नेचर मतलब या तो पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद टेंसाइल हो सकता है या कंप्रेसिव हो सकता है कि नहीं, टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है, ठीक ना। और उससे भी इंपॉर्टेंट और थर्ड लास्ट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि ये फोर्स आप लगा कहाँ रहे हैं, फोर्स आप लगा कहाँ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ टर्म पढ़े होंगे, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। अब फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है, एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, यहाँ पर इंडिपेंडेंस कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स, एक फोर्स दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स सिस्टम। दैट मीन्स कि इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, कोई बॉडी है, ठीक ना, then each one of them will produce the same effect which it would have to do while acting alone, ठीक ना। that means the concept of resultant occurs here, ठीक ना। आगे बात समझ में। तो इंडिपेंडेंसी का मतलब कि each and every force will have its own effect and impact on body if number of forces acting on the, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो ईच एंड एवरी वन विल हैव देयर ऑन इम्पैक्ट, ठीक है। एक आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिसिबिलिटी की यदि बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की यदि बात करते हैं, ठीक ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करते हैं, तो फोर्स यदि यहाँ लगाते हैं तो फोर्स सीधा डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स कहीं भी स्टोर होकर के नहीं रहता है, फोर्स को स्टोर नहीं किया जा सकता है। जैसे स्प्रिंग में भले हम लोग करते हैं, पढ़े होंगे ना, जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, तो अल्टीमेटली यू अप्लाई द टॉर्क and you restore the spring energy and you can again recover it in the form of motion. Similarly फोर्स को एक जगह, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली फोर्स कहाँ चले जाता है, आप दीवार पे फोर्स लगाते हैं, दीवार कहाँ लगाएगा, जमीन पे लगाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली दो चीज जो दुनिया में है, एक है फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या होता है कि दो ही जगह है स्टोर करने का, और वह है ग्राउंड, जमीन, धरती माता, ठीक है ना। ये अल्टीमेटली ग्राउंड में जा करके ही रुकता है। दैट मीन्स कि यदि हवाई जहाज भी आप चला रहे हैं, रास्ते में हवाई जहाज भी यदि चल रही है, तो फोर्स कहाँ लगाती है, एयर पे, और फोर्स धीरे धीरे ट्रांसमिट होते होते जा करके अपना एनर्जी लॉस कर देता है और फिर वो नेग्लिजिबल हो जाता है। बट वो ट्राई कहाँ करेगा हमेशा जाने के लिए, जो है आपका जमीन पे। ये रीस्टोर आप कर सकते हैं, लेकिन एक जगह जो है ये स्थिर नहीं रहेगा, ट्रांसमिट होते जाएगा। अब यही जो है फोर्स आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो ये और ये दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स ये कुछ थोड़ा बहुत कंडीशन किसका आ रहा है, इक्विलिब्रियम का। तो द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ए फोर्स एक्टिंग एट ए गिवन पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय ए फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड and direction but acting at different point, provided that the two forces have the same line of action। ये same line of action में यहाँ है
यहाँ भी लग सकता है, ठीक ना। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, बशर्ते कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने आप में चेंज ना हो, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग एट, छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पर, फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट in a body is replaced by a force of same magnitude and direction but acting at a different point, provided that the two force have the same line of action, ठीक है। force acting at a point in a body is replaced by a force of the same magnitude and direction but acting at a different point provided that the two force have the same line of action, ठीक है ना। line of action should be same, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ फोर्स दैट मीन्स कि फोर्स कैसे काम कर रहा है। हर चीज का एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है। देश का भी अपना एक सिस्टम है, परिवार का एक सिस्टम होता है, समाज का एक सिस्टम होता है, उसी तरह से सिस्टम ऑफ फोर्स भी होता है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग जो है ये सेकेंड लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है। दैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ फोर्स acting on a body simultaneously have their own nature depending upon the orientation of the force. System of force may be classified, कैसे कैसे हो सकता है। एक होता है जनरली कोप्लेनर फोर्स, ध्यान दीजिएगा कोप्लेनर फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, प्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स, ठीक है। जनरली कोप्लेनर फोर्स जो है बॉडी के ऊपर लगता है, और नॉन कोप्लेनर जो है दैट मीन्स कि स्पेस में या 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कोप्लेनर में लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई ऑन दी सेम प्लेन। जैसे ये आपका एक्स और वाई है और ये जेड है, ठीक है। अब इसमें 3 प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन, और ये वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और ये एक्स जेड प्लेन, ठीक है। यहाँ जब फोर्स लगाते हैं तो किसी भी एक प्लेन में लगेगा, ठीक ना। चाहे ऐसे लग जाए, चाहे ऐसे लग जाए, चाहे ऐसे लग जाए, ठीक है, बट प्लेन सेम रहेगा, ठीक है ना। नॉन कोप्लेनर फोर्स की बात करते हैं तो नॉन कोप्लेनर फोर्स में क्या लगता है, नॉन कोप्लेनर फोर्स मतलब 3D ऑब्जेक्ट। देखिए ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन, और ये वाई जेड प्लेन। अब यहाँ जो फोर्स आपका लगा, ठीक ना, ऐसे मान लीजिए तो ये एक्स वाई प्लेन में भी है और वाई जेड प्लेन में भी है कि नहीं। उसके बाद एक आता है कोलिनियर फोर्स, ध्यान रखिएगा कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर मतलब लीनियर जो है कोलिनियर मतलब एक लीनियर, दैट मीन्स कि यहाँ फोर्स लगा फिर इसी लाइन ऑफ एक्शन में हो सकता है इसी पे डायरेक्शन चेंज, मतलब एक ही लाइन पर फोर्स लगेगा, ध्यान रखिए। कोलिनियर का मतलब यही है, ठीक है ना। एक आता है कनकरेंट
अब कनकरेंट की बात करते हैं। कनकरेंट का मतलब क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पास थ्रू ए सिंगल एंड कॉमन पॉइंट। पास थ्रू single pass through a single point, pass through this single point। अब यहाँ पर जो है concurrent forces, दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए यहाँ लग रहा है, 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 लेकिन जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना, ये आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना, अब ये कंकरेंट नहीं हो सकता है। ये यदि ऐसे लगता तो आ जाता, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये और ये नहीं है, लेकिन ये सब तीनों क्या है, कंकरेंट, एक पॉइंट पर आकर के कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अरे बात समझ में, इसलिए इसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्स, है ना। एक होता है पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स, पैरेलल फोर्स मतलब क्या होता है कि पैरेलल एक लगा, इसी के पैरेलल दूसरा, तीसरा, तो परपेंडिकुलर भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर पैरेलल हो गया तो परपेंडिकुलर भी होगा, बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा, इससे क्या नाराजगी है। तो परपेंडिकुलर फोर्स भी आपका होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका था सिस्टम ऑफ फोर्स। आ रही बात समझ में। ये हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स बताया हमने, और ये फोर्स का कॉन्सेप्ट बताए। अब जो है चलते चलते एक लास्ट बट नॉट लिस्ट दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है, जो कि हम बताना ही चाह रहे थे, और इसी का जो ये पार्ट था वह क्या था, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है आपका, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इतने सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करना और इसका इफेक्ट जानना, सबका अलग अलग इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा। इसलिए उसको ना करके हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल फोर्स निकालते हैं जो इन सारे फोर्सों का जो है इक्विवेलेंट हो, फोर्स के इक्विवेलेंट हो, ठीक ना। दैट मीन्स कि एक रिजल्टेंट फोर्स, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये P है, Q है, R है, कोई यहाँ पर S फोर्स है, ठीक ना। तो इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आप क्या लिखेंगे, जैसा हम लिख भी चुके हैं, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली on a particle, then it is possible that a single force can replace all the forces, that means this force would produce the same effect as that produced by all the given forces, ठीक ना। एंड दैट जो है क्या निकाले, दिस फोर्स जो आपका एक इक्विवेलेंट फोर्स होगा, वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द गिवन फोर्सेस, एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने का दो मेथड है, ठीक ना। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दैट मीन्स अब आप समझ रहे हैं ना, कई सारे फोर्स लग रहे हैं, अब इसको एक फोर्स में कन्वर्ट करना है
कि ये सारे पहलवान मिल करके जितना इस बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो अकेला कर दे। कई बार समाज में 10 लोग मिल करके जितना काम नहीं बिगाड़ते हैं वो एक अकेला आदमी बिगाड़ देता है। तो बोलते हैं ना कि अरे तू तो 10 के बराबर है, या बना भी सकता है, हमेशा बिगाड़ता ही नहीं है, बना भी सकता है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अपना जाता है कि अब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए दो मेथड हमारे पास होता है। एक होता है आपके पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड, जिसको कि मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं। और ये जो है लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। जैसे आज ये लेक्चर नंबर 2 चल रहा है आपका, 3 में ग्राफिकल मेथड देखेंगे और लेक्चर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, एनालिटिकल मेथड। साथ में दोनों में ही थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का कुछ नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखिएगा। उसके पहले एक छोटा सा चीज और बता दें, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ये बात की बात है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। इक्विलिब्रियंट ऑफ फोर्स चाहे रिजल्टेंट, चाहे देखिए रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियंट दोनों अलग अलग चीज होता है। इसमें एक चीज आ जाइएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा एक कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन। देखिए क्या होता है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन। हम लोग स्टैंडर्ड जो पढ़ेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन, इसको एक बार और बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं। कंपोजिशन के पहले रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना, माने अलग अलग पार्ट में बांटना। अब कैसे बांटते हैं, जैसे कोई फोर्स यहाँ लग रहा है आपका फोर्स, अब इसको हम लोग बांटते हैं दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया आपका, थीटा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, इसको इसके पैरेलल यहाँ पर खींचेंगे। अभी हम बताए थे कोप्लेनर फोर्स की पैरेलल फोर्स कहीं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में इसके पैरेलल कहीं भी हम ले सकते हैं। तो ये जो फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा, वर्टिकल फोर्स। अब इसको अलग अलग करेंगे। अब इस तरह का ये एक एफ निकला। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक F1 हो, यहाँ पर एक F2 हो, ठीक है ना, ये इसी बॉडी पे लग रहा है, एक यहाँ पर F3 हो। तो इस सब का क्या करेंगे, x और y में तोड़ लेंगे, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। यहाँ भी जो है ये F2y F2x, यहाँ भी जो है आपका ये x में ही है, y तो इसका कंपोनेंट 0 है। तो ये सबका हम जो है टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ लेंगे। F टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक बार निकाल लेंगे, सम कर लेंगे, ठीक ना। और डायरेक्शन जो इस साइड लग रहा होगा प्लस लेंगे, इस साइड लग रहा होगा माइनस लेंगे, ऊपर लग रहा होगा माइनस, नीचे लग रहा सॉरी ऊपर लेंगे प्लस, नीचे माइनस। तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लेंगे और टोटल वर्टिकल फोर्स निकाल लेंगे, ठीक ना। और इसको कंपोजिशन में अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यही रिजल्टेंट हम निकालेंगे। तो बाद में निकालेंगे, अभी तो नहीं। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस टोटल वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब टूटे हुए जो फोर्स हैं, जो फोर्सेस के कंपोनेंट है, उन सारे फोर्स के कंपोनेंट को जोड़ने का नाम जो है क्या कहलाता है, कंपोजिशन। और जो कोई कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है उसका एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करने का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे इसके साथ, कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे क्या, ग्राफिकल मेथड, और लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे हम लोग जो है क्या, एनालिटिकल फोर्स। ठीक है, सॉरी एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। और मैंने पहले ही बताया और अभी भी बता रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स अपने आप में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह। मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालते आना चाहिए और उसका कंपोजिशन और रिजोल्यूशन भी आपको आना चाहिए। ये मैकेनिक्स का जान है, और जान है तो जहान है, इसलिए जान को पकड़िए, ठीक ना। बोलते हैं ना ये मेरी जान है, तो ये मैकेनिक्स की बेसिकली जान है। ठीक है, तो आज यहीं तक। एक बार इसका ओवरव्यू आपको दिखा दें।
कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़े। सबसे पहला हमने कॉन्सेप्ट बताया किसका, फोर्स का, ठीक है। और उसके बाद जो है फोर्स की यूनिट्स हमने बताए, ठीक है ना, कि किस तरह से जो है यूनिट्स निकालते हैं, ये न्यूटन, फिर डायन, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे होता है ये हमने बताए। और फिर जो है ये आपको हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी होता है, पुश और पुल नेचर का होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे काम करता है, फोर्स की इंडिपेंडेंसी हमने बताया आपको, ठीक ना। और ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स की एक पैरेलल फोर्स है तो इसी के पैरेलल आप कहीं भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बजाय कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका नहीं चेंज हो। उसके बाद हमने आपको बताए क्या, सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, ठीक है ना, यह है आपका सिस्टम ऑफ फोर्स, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना, कोलिनियर, कंकरेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इटीसी। और जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, दैट मीन्स इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली on a particle, then it is possible that a single force can be replaced by all the forces, in place of all the forces, and this force would produce the same effect as that produced by all the given forces, and this is called resultant force. Resultant force, it is pure numerical concept and it can be solved, it can be find out, it can be calculated with the help of either graphical method and analytical method. मेथड कोई भी हो उसमें कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। कंपोजिशन मतलब कंपोज करना, जोड़ना, चीजों को, टूटे हुए चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लेना, और रिजोल्यूशन मतलब कि कंपोनेंट में उसको ब्रेकअप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। दोनों ही उसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए आप इन वीडियोज को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हमारे वीडियो को देखते रहिए।